हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीसेप राउंड 1 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। दोनों कंडीशन कवर करेंगे। जो जोसा में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए थे और उनको सीट अलॉट हो गया था, फिर सीसे में जा रहे हैं, उनको क्या करना है, ठीक है। अगर सीट मिला है या फिर नहीं मिला है तो भी सारा कुछ कवर करेंगे। और दूसरा कंडीशन की सीट मान लेते हैं जोसा में पार्टिसिपेट किए थे बट सीट नहीं मिला था, ओके, तो ऑफकोर्स वो फ्रेश एज अ फ्रेश कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे सीसेप काउंसलिंग में। या फिर जिन्होंने मान लेते हैं तीसरा कंडीशन, जिन्होंने जोसा में जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ठीक है, जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है और सीसेप में जो है वो एज अ न्यू कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो तीनों ही केस में अगर सीट मिला है या फिर नहीं मिला है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है सारा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला केस कवर करते हैं कि आपको लेट से जो जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और आपको एक सीट जो है कंफर्म हो गया था। मतलब कि जोसा में आपने सीट जो है कंफर्म कर लिया था PAF पे करके प्लस SAF पे करके, ठीक है, ये दोनों आपने पे कर दिया था, तो आपका सीट जो कंफर्म हो गया। अब मान लेते हैं कि आपके राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 में लेट से सीट मिला, ठीक है। अब राउंड 1 में सीट या तो जो जोसा वाला है वही मिला होगा, अगर मान लेते अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो, या फिर लेट से मान लेते आपने 4-5 चॉइसेस फिल किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7वां नंबर जो होता है वो जोसा वाला ही सीट होता है। ओके, अगर मान लेते हैं इसमें से कोई अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो आपको जोसा वाला ही सीट शो करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कोई अपग्रेड होता है, जो भी आप फिल किए, लेट से इस वाला मिल गया, मतलब तीसरे नंबर या फिर चौथे नंबर वाला कोई भी मिल गया, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, अपना जो है सीट को व्यू करिए। सीट अलॉटमेंट जो है, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी राउंड 1 का होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा काम है अपना विलिंगनेस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। विलिंगनेस जो है आपको डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़े से आने वाले टाइम में, ओके, इसी वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या विलिंगनेस सबमिट करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो लोग भी 2026 जेईई मेन 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने मेंटोरशिप वाला ग्रुप जो है बना दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, वहाँ पे आपको फ्री में सारे मटेरियल मिल रहा होगा, सारे शॉर्ट नोट्स के PDF मिलेंगे, सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह, सारे क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट PYQ सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ मैं हर साल। पिछले साल भी प्रोवाइड किया था, इस बार भी प्रोवाइड करूँगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अब विलिंगनेस सबमिट करना है आपको, बस आपको फ़ी जो है वो पेमेंट नहीं करना है, फ़ी जो है नहीं पे करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने पे कर दिया, ठीक है। चौथा चीज़, आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है दोबारा जो है वेरिफिकेशन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी जो है आपने जोसा में वेरिफिकेशन कर लिया है, तो ये 2 काम नहीं करना है। बाकी ये जो है सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और विलिंगनेस जो है सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो उनको था जो जोसा में मान लेते हैं, उनको ऑलरेडी सीट मिला था, रिजर्व करके उसको गए थे। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आपको, ये थोड़ी देर में बताता हूँ, ओके। अब जैसे दूसरा केस क्या है कि उन्होंने सीसेप में जो है मतलब जोसा में उनको सीट नहीं मिला था, सीसेप में जो है न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो पहला केस मान लेते हैं इनको सीट जो है नो सीट अलॉटेड, नो सीट, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कि जस्ट राउंड 2 का वेट करना है, समझ में। अब दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस क्या है कि मान लेते हैं कि सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, लेट से आपको जो है एक जो सीट जो है वो अलॉट हो चुका है सीसेप राउंड 1 में। इसमें 4 प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ, पहले तो आपने जो है सीट अलॉटमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा राउंड 1 का, ओके। दूसरा काम क्या है, आपको विलिंगनेस सबमिट करना है, ठीक है। विलिंगनेस सबमिट करना, विलिंगनेस में क्या सबमिट करना, इसमें 5 ठो विलिंगनेस है। इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ। पहला है कि फ्रीज़ में मतलब कि अगर आप चाहते हो कि यही सीट आपको कंफर्म यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, आने वाले टाइम में इसको अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हो तो फ्रीज़ कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लोट में क्या होता है, जो आपको सीट मिला है वो आपको कंफर्म हो जाता है और आने वाले राउंड में उससे ऊपर वाले सीट जो है आपको अलॉटमेंट होता है। जो आपको मिला है लेट से 10 नंबर वाला मिला है तो आने वाले टाइम में ऊपर वाला अलॉटमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है आपका स्लाइड, ठीक है। अब स्लाइड में क्या होता है कि जो आपको कॉलेज मिला उसी में ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इसमें सरेंडर, ठीक है। सरेंडर है एक आपका विलिंगनेस और एक है आपका विथड्रॉ। अब इस केस में दोनों में मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर जोसा में आपको सीट मिला था और अगर आपको सीसेप में या तो जोसा वाला ही मिला है या फिर उससे में अपग्रेड हुआ है, तो दोनों ही केस में अगर कोई भी अगर इसमें चूज़ करोगे तो आपका दोनों सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, जोसा वाला भी कैंसिल होगा और सीसेप में जो नया मिला वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सरेंडर में क्या होता है कि सरेंडर में जो है आगे आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और विथड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बट सीट जो है दोनों ही केस में कैंसिल हो जाएगा। और मान लेते हैं सीसेप में पहली बार सीट मिला है तो भी उसमें आपका सीसेप वाला सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको आगे फर्दर राउंड में नहीं जाना है तो आप विथड्रॉ चूज कर लीजिए, या फिर अगर मान लें तो वो सीट आपको नहीं चाहिए बट नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो सरेंडर करके जाइए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है आपका फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट जो है आपको करना पड़ेगा। जिन्होंने जोसा में SAF और PF पे कर दिया उनको नहीं करना है, बट जिन्होंने CSAP में जो है
पहली बार जो है रजिस्ट्रेशन किए थे और उनको पहली बार सीट मिल रहा है, उनको ऑफकोर्स IAF पे करना होगा, इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी। तो आपके पोर्टल पे दिखेगा कितना पे करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद इसमें जो 5वां है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मतलब कि आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा होगा, तो इस केस में डॉक्यूमेंट में मैं बताता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है आपका। पहला कि आपको 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट है, एज अ डेट ऑफ बर्थ यही यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 12th की मार्कशीट है, ठीक है। तो 12th की मार्कशीट में इसमें स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में ही आपको ये सेम यूज़ होगा, ओके। आपका नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप पहले से बनवाए थे, मतलब जोसा में, वही काम करेगा सीसे में भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, अगर आप कैटेगरी कोई बिलोंग करते हो OBC SC ST तो आपको लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लेते हैं इसी में अगर आप जो आपका कास्ट है, अगर महाराष्ट्र स्टेट से अगर मान लेते हैं इशू हुआ है, तो उसमें उस केस में आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अगर मान लेते हैं आपके जब क्वेरी अगर रेज होता है, नेम मिस मैच या फिर कोई डॉक्यूमेंट में डिटेल गलत है या फिर मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एफिडेविट आप बनवा के रखिएगा, ये सबको नहीं करना है, जिसको मान लेते हैं नेम का इशू है उनको ही करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, और हाँ एक और डॉक्यूमेंट बताता हूँ, जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट के टाइम जो है आपको कैंसिल चेक, ठीक है, कैंसिल चेक या फिर आपके पासबुक का जो है फ़ोटो, पासबुक का फ़ोटो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे थे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के सारे कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।